हेलो एवरीवन, आसुई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण प्रसाद गौड़। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है ना, पहले हम समझते हैं वो ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जब लाइट हमारी जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होने लगती है। तो इस स्पीड के चेंज के होने की वजह से क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होने लगता है, मतलब उसकी बेंडिंग होने लगती है। क्या होती है, बेंडिंग होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अलग अलग मीडियम है तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहेगी, अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, तो जो लाइट की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो डिपेंडेंट होती है किस पे, मीडियम के ऊपर। जैसा मीडियम उसके हिसाब से उसकी क्या रहेगी, वेलोसिटी रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपका जो मीडियम है अगर डेंसर है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें स्पीड क्या होती है, उसकी थोड़ी डिक्रीज होती है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका जो मीडियम है अगर रेयर मीडियम है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है, तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा रहती है। सिंपल एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास, जैसे आप लोग कहीं मार्केट गए और मार्केट में अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है, हमारी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। सिंपल उसी तरह, और मान लीजिए अगर ट्रैफिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, तेजी से निकल जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जब लाइट भी ट्रेवल करती है, जब सन से लाइट निकल के आती है, ठीक है, या जो भी यहाँ पे जो लाइट है, ये भी जब लाइट ट्रेवल करती है तो मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर मीडियम आपका रेयर है तो उसमें स्पीड क्या आती है, तेज, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। चलिए, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it enter from one medium to another medium। मतलब सपोज अगर मान लीजिए एक मीडियम है, एक कोई मीडियम, दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, ठीक है। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी बेंडिंग होने लगती है। डिपेंड्स ऑन दैट कि उसकी डेंसिटी कैसी है, उसके हिसाब से क्या होगा, बेंडिंग हमारा हो जाएगा। तो लाइट अगर मान लीजिए यहां से अगर एंटर होकर दूसरे मीडियम में जाता है तो अगर मीडियम दोनों डिफरेंट मीडियम है तो उसका क्या हो जाएगा, बेंडिंग। मतलब बेंडिंग मतलब अपने एक्चुअल पाथ से न जाते हुए क्या हो जाएगा, वो पाथ अपना चेंज कर देगा, पाथ क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। तो इसी बेंडिंग को, ये जो बेंड हो गया, इसी बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और बेंडिंग होगा कैसे, वो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सपोज आपके पास मान लीजिए कोई एक लाइट है, सपोज दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका एक सरफेस है, और कोई एक इंसिडेंट लाइट आपके पास आ रही है, कोई इंसिडेंट रे है, मान लीजिए दिस इज माय इंसिडेंट रे, ठीक है। नाउ अब ये जो मीडियम है, अब इस मीडियम से एंटर होके दूसरे मीडियम में जा रही है, क्या हो रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर इस पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो अगर ये डेंसर मीडियम है और अगर ये रेयर मीडियम है, ये अगर आपका रेयर मीडियम है और ये अगर आपका डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मतलब इसकी भी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो डेंसर में स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो उसकी बेंडिंग क्या होती है, टुवर्ड द नॉर्मल होती है। मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, मतलब एक्चुअल पाथ से वो मुड़ जाएगा। मान लीजिए उसका एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बेंड कहाँ हो गया, इस नॉर्मल की तरफ। कब होगा ये कंडीशन, जब आपका रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करेगा, तब। आधी बात समझ में, तो इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। वैसी चीज अगर मान लीजिए कोई एक जो रे ऑफ लाइट है, अगर वो रे ऑफ लाइट जो आ रही है इंसिडेंट रे, अगर वो डेंसर मीडियम से, अगर आप मान लीजिए वो डेंसर मीडियम से अगर वो रेयर मीडियम में आ रही है, तब क्या हो जाएगा, दिस इज योर नॉर्मल, तब उस केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम, इस नॉर्मल से दूर उसकी बेंडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से होगा, इस नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसी बच्चों, इसी बेंडिंग को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसी बेंडिंग को हम कहते हैं
रिफ्रैक्शन। अभी होता क्यों है रिफ्रैक्शन, जो मैंने अभी बताया, ये क्यों होता है, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे आपका मीडियम है, मगर मान लीजिए आपके पास वैक्यूम है, अगर आपके पास वैक्यूम या एयर है, तो इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट is nothing but that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is your speed of light। किसमें, वैक्यूम या एयर में उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही मीडियम की डेंसिटी डिफरेंस होने लगती है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होने लगती है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर वाटर है, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में करीब करीब ये 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, वैक्यूम या एयर से वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। इससे अगर ज्यादा की हम बात करते हैं, अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास की, तो उस ग्लास में क्या होता है, इसकी स्पीड करीब 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसे एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होते आ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। दूसरी चीज, अब इसी से निकल के आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकल के आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसका जो डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज व्हाट, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब कितने एंगल, एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कितने एंगल पे वो बेंड हो रही है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी में देती है उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, अगर मान लीजिए आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करके जा रही है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जो पहले लिखा होता है उसको नीचे रहता है और जो बाद में लिखा था हमेशा कहा था ऊपर रहता है। ठीक है, क्या लिखा है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कितना है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर रिलेटिव में दिया होगा, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया है कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा, तो बाय डिफॉल्ट देखिए बच्चों, जब कभी भी ऐसे दिया होगा, ग्लास के लिए बोल दिया, अच्छा वाटर के लिए बोल दिया, तो हमेशा उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमेशा उसको हम एयर के साथ उसको रिलेट करेंगे। किसके साथ करेंगे, रिलेटेड करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं दिया है, एयर मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा हमारे पास, विथ रिस्पेक्ट टू एयर रहने वाला है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसकी बात हम करेंगे वो नीचे रहेगा, और हमेशा उसको किससे हम कंपेयर करेंगे, हमेशा उसको हम किसके रिलेट में करेंगे, एयर के साथ में। अगर मान लीजिए यही अगर बोल देता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताइए कितना होगा, तो अगर वाटर पूछा है तो ऑलवेज हम किससे करेंगे, आप किससे करेंगे, हमेशा उसको एयर के साथ करेंगे। किससे करेंगे, एयर के साथ में। तो क्या बन जाएगा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मान लीजिए नहीं दिया है बिल्कुल, बट अगर ये मेंशन किया हुआ है, क्लियर अगर मेंशन कर दिया गया है कि मान लीजिए आपको बोल दिया गया है कि स्पीड ऑफ, मतलब बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको बोल दिया ऐसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, तब उस केस में क्या करेंगे। देखिए बच्चों, तो क्या करना हमको, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, वाटर। तो जो बाद में था हमेशा उसकी स्पीड क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। इसका मतलब आप क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है। तो ये आपका बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सेम आपको समझना है कि बाद में क्या दिया है। देखो जो दूसरे नंबर पर दिया था उसकी स्पीड ऑफ लाइट हम ऊपर लेते हैं, एज ए न्यूमरेटर लेते हैं, और जो पहले दिया होता उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ लेते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं। आगे बात समझ में। नाउ अब देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें कुछ आइडिया क्लियर होती है। जैसे मान लीजिए अगर जितनी आपकी ऑप्टिकली जो भी आपका मीडियम है, अगर ऑप्टिकली उतना रेयर है, अगर रेयर है इसका मतलब उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर रेयर मीडियम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, ज़्यादा है इसका मतलब उसमें बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो क्या रहेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड दिए हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका एयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होने वाला है, 1.003। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो प्लीज इसको याद भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वाटर का कितना दिया है, 1.33। क्या दिया है, 1.33। वैसे केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.44। याद रखना ये किससे निकाला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला गया है। ठीक है, क्या निकाला गया, विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल के दिया गया है। वैसे डायमंड में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना 2.42। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.42। हरी बात सुने। ओके बच्चों, नाउ थोड़ा सा चार्ट समझ लेते हैं हम लोग। वैसे ये समझ जाएगा तो आप लोग को थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। नाउ क्या बोला है, अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखना है मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को, तो अगर मान लो देखिए देन उसमें हमारी स्पीड क्या होगी, देखिए रेशियो क्या बनता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, चलो तो अगर मान लीजिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है, मतलब उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, इसका मतलब भाई इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन बन रहा है इसका मतलब आपका कंडीशन क्या है कि जो मीडियम 1 था वो ऑप्टिकली क्या था, रेयरर था, और मीडियम 2 आपका क्या था, ऑप्टिकली डेंसर था। इसका मतलब जब लाइट आपकी एंटर होके आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब एंटर होके आ रही है इस पर्टिकुलर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसका मतलब ये क्या था, आपका मीडियम रेयरर मीडियम था, और ये क्या था, आपका डेंसर मीडियम था। जब डेंसर मीडियम होता है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड होती है। किधर होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। कहाँ होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। एक चीज क्या समझ रहा है, दैट मीन्स बेटा याद रखना जितना ग्रेटर देन इसकी वैल्यू होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। दैट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, ये बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होते जाएगा। सेम अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो मीडियम पे निकालना है यहाँ पर, उसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 से अगर छोटी हो गई, तब इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट जो सेकंड मीडियम में था उसमें ज्यादा है और फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो ऑप्टिकली क्या है, ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंसर है, और ऑप्टिकली क्या है, दूसरा मीडियम सेकंड मीडियम क्या है, आपका रेयर है। और जब इस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मतलब जब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, लाइट आई, दिस इज योर नॉर्मल, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम, इस नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस नॉर्मल से दूर बेंड होगा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जितना ज्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका बेंडिंग कहाँ होगा, नॉर्मल से अवे होते जाएगा। जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल उसकी बेंडिंग होते है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हमारा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। आरी बात समझ में, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है। ठीक है, वेवलेंथ और लाइट का आपस में रिलेशन क्या है किसी मीडियम में, वो हमें समझने की कोशिश करना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, दैट इज v1 अपॉन v2, है ना, स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, चलो इतना बच्चा। दूसरी चीज हमें किसके बीच में निशान है, वेवलेंथ के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है वो हमें निकाल के देना है। बच्चों जो स्पीड ऑफ वेव होता है, स्पीड ऑफ वेव जो होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ द वेव। जो वेव की जो वेवलेंथ होती है उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज स्पीड ऑफ वेव इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ। एक चीज बच्चों याद रखना, कभी भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो स्पीड ऑफ वेव अगर हम इसकी स्पीड से पुट अप कर देते हैं, दैट मीन्स व्हाट, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ 1 इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज स्पीड ऑफ वेव। स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों देखा जो बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज स्पीड क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ किस डिनोट करते हैं हम, लैम्डा के साथ में, तो मीडियम 1 होगा तो लैम्डा 1 एंड सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज इनटू लैम्डा 2। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चूंकि चेंज नहीं होती है, सो दिस गेट कैंसल आउट, क्या मिलेगा, दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसका मतलब रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास कि वेवलेंथ के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीडियम 2। आ रही बात समझ में। नाउ इसके साथ एक आपका रिलेशन और था, क्या था ये, विच इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। इसके साथ ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या बोला ये, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane। ठीक है, सभी किसमें होने चाहिए, एक ही प्लेन, मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, जो रिफ्रैक्ट होके जा रही है, और दूसरी नॉर्मल जो ले रहे हैं, ये सभी के सभी किसमें, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ऑल शुड बी इन सेम प्लेन। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, the product of refractive index of the medium and the sine of angle which makes with the normal is a constant। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, सपोज दिस इज माय लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये क्या रहेगा हमारा नॉर्मल। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली गई, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम नाउ। तो अब हमें पता बचा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कौन कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या बोला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल। तो अगर हम इस फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव कितना है n1, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा i, तो ये क्या बनेगा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ साइन i विच इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द साइन ऑफ r। ठीक है, नाउ अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, देखिए इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 विच इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r। अब इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विच इक्वल्स टू मीडियम 1। ठीक है, तो ये इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज n2 अपॉन n1। ठीक है, इसी लॉ को, ये जो लॉ है, इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज साइन i अपॉन साइन r विच इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू देके जाती है।
यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ओके बच्चों, देयर इज वन कंडीशन कि मान लो रिफ्लेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सी कंडीशन होगी जिसपे रिफ्लेक्शन हो ही ना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखा क्या कि n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ हमने देखा ये क्या है ना। अगर मान लो जो इंसिडेंट एंगल है, सपोज ये मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक लाइट सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, ये बेंडिंग हो गई हमारी, मान लीजिए बेंडिंग होके निकल गई आगे। ठीक है, अगर सपोज इस जो एंगल ऑफ आई है इसको मैंने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, इसका मतलब ये एंगल यहाँ पे चली, लाइट पूरी यहाँ पे चली गई, मतलब अगर हमारी इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल पे ही आ रही है, इसका मतलब इस आई की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। सपोज कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये सीधे सीधे नॉर्मल की तरफ से आ रहा था, तो जब नॉर्मल पे ही आएगा तब क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस केस मेरा आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो कर दिया मैंने, इंसिडेंट जो एंगल इंसिडेंट एंगल था वो जीरो कर दिया मैंने, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो साइन जीरो, दैट मीन्स n1 दैट इज साइन जीरो इज इक्वल्स टू n2 साइन r हो जाएगा हमारे पास ना। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज n2 इज इक्वल्स टू साइन r। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जाएगा पूरा जीरो, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या मिलेगा, दैट इज साइन जीरो इक्वल्स टू साइन r। अब बताओ साइन r अगर जीरो है तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसका मतलब जो इंसिडेंट एंगल जीरो था तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी एंगल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर लाइट मान लीजिए एकदम परपेंडिकुलरली नॉर्मल पे आ रही है, नॉर्मल पे ही जा रही है वो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब जब कोई इंसिडेंट रे जो आ रही है अगर वो सीधे नॉर्मल से ही आ रही है, नॉर्मल को होते ही आ रही है, तो वो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा ना। सेकंड केस में मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो, दूसरा अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन, अगर हमारा जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों सेम हो जाए, मतलब अगर एंगल सपोज एंगल r इज इक्वल्स टू एंगल r, दोनों को दोनों क्या हो जाए, हमारे इक्वल हो जाए। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन मान लीजिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जैसे n1 इज इक्वल्स टू n1 दैट इज साइन r इज इक्वल्स टू मान लीजिए n2 और साइन r दोनों के दोनों सेम, ये भी कितना हो जाएगा, साइन i के बराबर हो जाएगा। नाउ दे आर कैंसल आउट, तो n2 इज इक्वल्स टू n1। इसका मतलब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वहां पर बेंडिंग होगा ही नहीं, देयर इज नो एनी बेंडिंग, दैट मींस लाइट जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल से नॉर्मल साथ निकल जाएगा। तो इस दो कंडीशन है आपके पास कि वहां पे बेंडिंग नहीं होगा। पहला क्या है, अगर मान लीजिए इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया तब वहां पे बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा, अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर होगा तब भी बच्चों वहां पे क्या नहीं होगा, बेंडिंग आपका नहीं होगा। ठीक है।